दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं के बीच वो मुलाकात जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वो मुलाकात हुई है। बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने आपस में जब बातचीत की तो कई बड़े फैसले लिए और इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला जिसके बारे में अब मैं आपको एबीपी न्यूज पर बताने जा रही हूं। 2008 मुंबई हमले का दोषी भारत लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के फौरन प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका की तरफ से सहमति जता दी गई है। कानूनी रास्ता पहले ही साफ हो गया था। कानूनी तौर पर अमेरिका में कोई अड़चन बाकी रही नहीं थी और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी फौरन तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सहमति जता दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, we'll also strengthen our economic ties. हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी लगातार इस बड़ी कवरेज में बने हुए हैं और साथ ही हमारे दो सहयोगी आप देख रहे हैं विशाल पांडे और जगविंदर पटियाल वॉशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं और जरा जगविंदर से समझते हैं जिस तरीके से तहव्वुर राणा उसके फौरन भारत प्रत्यर्पण को लेकर सहमति बन गई है। कुल मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है दोनों देशों की, उसी पर यह एक बार फिर से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जगविंदर, देखिए रोमाना, अपनी आखिरी अपील तहव्वुर राणा सुप्रीम कोर्ट में हार चुका था। उसने अपील की थी कि उसका एक्स्ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया और उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचा था तहव्वुर राणा के पास। वो जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि वापस वहां आ रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, भारत लाए जा रहे हैं। वो तो कैनेडियन सिटीजन है, पाकिस्तान से उसका वास्ता है। डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर उसने फंडिंग की और जिस तरह से मुंबई अटैक को इन दोनों ने स्पॉन्सर किया, उसके बाद भारत ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसको अदालती कार्रवाई और अदालत से उचित सजा दिलवाने के लिए जो है एक्स्ट्राडिशन अप्लाई किया था। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसका केस खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी सारी अपीलें खत्म होगी। लेकिन एक संकेत इससे गया है, जिस तरह से दोनों चोटी के नेताओं ने अमेरिका और भारत के सामने जिस तरह से ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया है, उसको एक उन लोगों को सीधा संकेत जाता है जो अमेरिका की जमीन से भारत के खिलाफ, चाहे वो खालिस्तान का एजेंडा हो या फिर आतंकी गतिविधियों को चलाने का एजेंडा चला रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप का आज का संकेत उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हम गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं या सिख फॉर जस्टिस कहते हैं। उन तमाम लोगों को भी ये संकेत दिया गया और अपने जवाब के अंत में उन्होंने कहा भी कि मैनी मोर विल, यानी ये अकेला तहव्वुर राणा नहीं है, अब और लोग भी जाएंगे जो इस तरह से अमेरिका की जमीन से अपराध की साजिश रचेंगे। तो ये काउंटर टेररिज्म के लिए जिस हिसाब से भारत ने शुरुआत की थी या भारत के खिलाफ जो कुछ सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, उनको सक्रिय रूप से एक्टिव करने के लिए जो यहां से भूमिका निभाई जा रही है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब है और मुझे लगता है कि ट्रंप आगे चल के उनको भी सीधा करेंगे।
बिल्कुल, जिस बात का जिक्र यहाँ पर जगविंदर कर रहे हैं विशाल, ट्रंप की तरफ से जो इस बात को अंडरलाइन कर दिया ना कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है, हमारे पास और भी कई अनुरोध हैं। तो कुल मिलाकर सरहद पार जो भारत के दुश्मन हैं, वो चाहे पड़ोसी पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका का पड़ोसी कनाडा, उन सब के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी है विशाल। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग भी आतंकवाद को पालते पोसते हैं, जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे देश, उनको सीधा संदेश अमेरिका से गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए पाकिस्तान का यह कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को जो बढ़ावा मिलता है उस पर रोक लगानी चाहिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। रोमाना तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपील खारिज हो गई हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान देना कि दुनिया के सबसे बुरे आदमी का यहां से भारत वापस भेजा जाएगा ताकि वहां की अदालत में उसे सजा मिल सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का स्वागत किया, खुशी व्यक्त की और कहा कि 26/11 हमले का जो दोषी है, जब वो भारत आएगा और अदालत अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा उन परिवारों का जिन्होंने अपनों को खोया है। तो यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह कहा जा सकता है कि मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात के बाद तहव्वुर राणा को जल्द भारत भेजने का रास्ता साफ हो गया है और अब बहुत जल्द तहव्वुर राणा को हमारी एजेंसियां भारत लाएंगी और उस पर जो कानूनी कार्रवाई है उसको शुरू करेंगी ताकि उसे सजा दिलाई जा सके, क्योंकि 26/11 हमले का वो दोषी है। और यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस बातचीत के दौरान जो ऐलान किया गया है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों को संदेश है कि अब वो सुधर जाए और आतंकवाद को बढ़ावा न दे, आतंकवाद को पाले पोषे ना, नहीं तो भारत और अमेरिका दोनों काउंटर टेररिज्म को लेकर साथ है और इस तरह के कड़े एक्शन आने वाले दिनों में भी दिखाई पड़ेंगे। दीपक बोरा सर का रुख करते हैं। दीपक बोरा सर, मतलब अमेरिका की तरफ से भी साफ ये संकेत नहीं, संदेश दे दिया गया है कि भारत दोस्त, और ऐसे में दोस्त का जो दुश्मन उसको अमेरिका भी दुश्मन ही मानता है। ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश जो अमेरिका की तरफ से दिया गया है। 100% अमेरिका भी तो पीड़ित है आतंक से। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जो बेवकूफ सा है वहां ट्रूडो, उसको क्या बोला था कि आप लोग आतंकी भेज रहे हो, आप फेंटानिल भेज रहे हो जो चीन में बनती है, रिक्रिएशन ड्रग। अमेरिका उससे खोखला होता जा रहा है, हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। उसने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने आतंकियों की भी बात की थी। मैम, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले तो आपको मुबारक देता हूँ, आपने कहा कि 2 लीडर्स ऑफ 2 पावरफुल कंट्रीज, ये बहुत अच्छा है। अभी ये वो इंडिया नहीं है जो कमजोर था, अभी ये भारत है जो बहुत शक्तिशाली है। ट्रंप ने कंफर्म किया है कि ये जो राणा फाना है ये वापस जाएगा भारत। अब आप इसको कंपेयर करिए इंग्लैंड के साथ, सारे उनकी जो लीगल सिस्टम से खत्म हो गए, फिर भी वो दस्तखत नहीं कर रहे कि जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वहां पे हैं। अंग्रेज अपने आप को अभी तक सुपीरियर समझते हैं, यूरोप के लोग हैं नहीं सुपीरियर, पीछे गिरे हुए हैं। यूरोप खत्म हो रहा है, लेकिन मैम ताकत खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, अक्कड़ नहीं अभी तक खत्म हुई। और अमेरिका में आप जो देख रहे हैं, उसने कहा कि यस, इनको हम वापस भेजें, हमारा क्या लेना देना इनसे। दूसरी चीज, जो 104 डिपोटीज आए थे मैम, आप ही के न्यूज चैनल, शानदार न्यूज चैनल पर मैंने सुना था, इसमें से पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा डीपली अपने दोस्तों से वहां पूछा कि इनको आपने पकड़ा कहां पे था, उन्होंने कहा ज्यादातर गुरुद्वारों में पकड़ा था, वहां इनको पनाह दे रहे थे और इनको रेडिकलाइज कर रहे थे। तो हमने वहां पर रेड किया और उसके बाद एकदम से जो है सब कुछ वहां पर ठीक हो गया। हमने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको बाहर निकाल दिया हमने। तो ये जो है चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दुनिया को संदेश है कि नो मोर टेररिज्म, और जिन देशों ने उसको अपनी विदेश नीति बनाया है, अपनी नेशनल पॉलिसी बनाया है, हम उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। फाइनली एक चीज बता देता हूं कि ट्रंप बाइलैटरलिस्ट है, ये मल्टीलैटरल फल्टीलैटरल में विश्वास नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई जिक्र नहीं किया है, कभी किया हो तो हल्का सा। डायरेक्टली बात करो, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मुझे लगता है आप इस पर अच्छे से जवाब दे पाएंगे। वो अभी तक वो कनाडा और वो जिस तरीके से बाइडेन के दौर में वो 5 आइज वाला एक सहारा लेकर वो जो खेल गंदा भारत के खिलाफ खेलने की कोशिश कर रहा था, अब ट्रंप के राज में भारत के खिलाफ वो खेल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, ये भी मैसेजिंग क्लियर हो गई है। 100%, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं, मैं डार्क स्टेट कहता हूं।
वो काला राज्य है, वहां का काली हुकूमत है। हाँ, एक रेगुलर हुकूमत है, लेकिन वो उसकी बात सुनते नहीं है। ट्रंप ने पिछली बार भी, ट्रंप 1.0 में कहा था कि मैं वॉशिंगटन की दलदल को साफ करूंगा, वो डीप स्टेट की बात करे तो नहीं कर पाया। इस बार उसका जो जनरल है सफाई करने के लिए, उसका नाम है एलॉन मस्क, और उसने अपना काम शुरू कर दिया। अमेरिका में जजेस हैं, उनका लीगल सिस्टम भी बहुत बिगड़ा हुआ है, जो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिकन संविधान में प्रेसिडेंट के पास ओवरव्हीलिंग पावर है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कोर्ट की जजमेंट को भी खारिज कर सकता है। ये अमेरिका का सिस्टम अभी वहां पर हल्के हल्के से इवॉल्व हो रहा है। तो मेरा ये मानना है मैम कि ये जो राणा है और बाकी लोग, जो पन्नू है, पन्नू का भी आप देखिए, आप कोई नाम नहीं सुन रहे, चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है मैंने मुंह खोला, ये जहाज में बिठा के बेड़ी अंडर लगा के हथकड़ी लगा के मुझे भेज देंगे। सो वेरी पावरफुल मैसेज एंड थैंक यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एज एन इंडियन आई से थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेंडिंग दीज स्काउंडल्स बैक टू इंडिया। बिल्कुल, आपने क्योंकि पन्नू का नाम ले ही दिया है, मुझे लगता है जरा सा जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं और जगविंदर पटियाल से ये समझते हैं कि जिस तरीके से अब ये मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई है, तहव्वुर राणा को फौरन प्रत्यर्पण भारत उसका किया जाएगा, इस पर सहमति बन गई है। तो कहीं ना कहीं पन्नू जैसे जो भारत के दुश्मन बिलों में छुपकर बैठे रहते हैं और भारत के खिलाफ जब भी जहर उगलने का मौका आता है तो उसको चूकते नहीं हैं, उनको भी यहां पर अब अलर्ट होने की कोशिश है। और जो बात कह रहे थे ना दीपक सर कि देख लो अब पन्नू जो है कहीं पर भी वो बिलबिलाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जगविंदर, देखिए रोमाना, अगर पिछले एक साल की पन्नू की सारी पॉलिटिक्स और उसका खालिस्तान का एजेंडा देखें तो जो बाइडेन की गवर्नमेंट में उसके मन में जो आया उसने बोला। सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया गया कि उसके असैसिनेशन की जो कोशिश हुई है उसके पीछे भारतीय सरकार के एजेंट थे और उन्होंने ये साजिश रची थी। प्रूव कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने सबन भेजना शुरू कर दिया। अगर पिछले एक साल में पन्नू के जितने भी भारत विरोधी यहां से एजेंडाज चलाए गए खालिस्तान को लेकर, उन्होंने हर बड़े कार्यक्रम में कहा, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त का या कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या कोई भी G20 का कार्यक्रम हो, उसने कहा कि हम इसे खराब करेंगे। मतलब उसके स्टाइल से यह लगता था कि अमेरिका में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर इसका विरोध नहीं जताया होगा, लेकिन अब जो संदेश दिया गया है उससे एक बात साफ हो जाएगी, कहीं अपना नंबर तहव्वुर राणा वाला तो नहीं लग जाएगा। भारत ने जो डोजियर तैयार किए हैं, अगर वो डोजियर आ जाएगा तो अमेरिका कार्रवाई तो नहीं करेगा। ये मान लिया जाता है कि ट्रंप कोई भी फैसला जब लेने लगते हैं तो एक बार जो मुंह से निकल गया वो कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि उन पर कोई दबाव होगा या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपने पॉलिटिकल हितों को देखते हुए पलट जाएंगे। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर हाँ कर दी। इस बात को लेकर ट्रंप से डरते भी हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो क्रिमिनल हो या यहाँ के सिस्टम के अंदर के लोग हों। तो ट्रंप को ये माना जाता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है यार। तो इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए खतरा होता है जो यहां से भारत में बैठकर एजेंडा चला रहे हैं या भारत में बैठे अपने लोगों को गुमराह करके उनसे गलत चीजें करवा रहे हैं। लेकिन एक बात और चौंकाने वाली है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो ट्रंप वॉल पर आया था जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। उसके बाद उसने अपना वीडियो डाला था और उसको बहुत ज्यादा शेयर भी करवाया गया था, इसलिए कि ट्रंप आ गया तो भी भारत ये ना सोचे कि उसको जो यहां से गतिविधियां करने में कोई दिक्कत आएगी या भारत के खिलाफ जो एजेंडा SFJ या फिर वो गुरपतवंत सिंह पन्नू चला रहा है उसमें कोई दिक्कत आएगी। मगर आज जिस तरह से तहव्वुर राणा के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, उसके बाद संकेत ये जाता है कि भाई साहब आप भले किसी भी मेरी ट्रंप वॉल में खड़े हो जाएं आके या कोई भी वीडियो डाल दें, लेकिन जब मौका आएगा तो आपको निपटाने में भी शायद वही कानून काम करेगा और यही सिस्टम काम करेगा जो तहव्वुर राणा के खिलाफ कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि किसी भी देश के खिलाफ अगर दूसरे देश से कोई साजिश हो रही है, अमन चैन को खराब करने की हो रही है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पैसे का लालच देकर, तो इस तरह के एजेंडा पर ब्रेक लगनी चाहिए और ये एक अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों जो ताकतवर नेता हैं उनका एजेंडा साफ है, उनको अपने अपने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है, अपने अपने देशों को दोबारा महान बनाना है। और इस रास्ते में आतंकवाद जो है, देखिए वो तो सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी चुनौती है और उसको पार भी दोनों को मिलकर ही करना होगा। इसीलिए दोनों के ही जो दुश्मन हैं उनके लिए खतरे की घंटी इस मुलाकात के बाद बज गई है। बड़े फैसलों, बड़े वादों, बड़े इरादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक और जहां एक नई गर्मजोशी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर दोस्ती से जुड़े यादगार लम्हों का जिक्र भी हुआ है इस मुलाकात में। दोनों नेताओं ने अमेरिका से भारत तक एक दूसरे के साथ बिताए गए उन लम्हों को याद किया और दोस्ती निभाने के लिए एक दूसरे को शुक्रिया कहा। I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend,
Narendra Modi back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago, an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And today, the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया। दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये समझते हैं कि भारत न्यूट्रल है वो गलत है। भारत न्यूट्रल नहीं है। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को दोहराते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का जो पक्ष है वो शांति का पक्ष है। पुतिन से बात ट्रंप की एक बड़ी पहल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। The Ukraine war has to end. The young people are being killed at levels that nobody's seen since World War II, and it's a ridiculous war, and it has to end. We had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky, very good talk. And somebody said, oh, I should have called Zelensky first. I don't think so. I mean, we have to find out whether or not Russia wants to make a deal. I know that Zelensky wants to make a deal because he told me that. But I now know that Russia wants to make a deal. I don't see any way that a country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. And long before President Putin, Russia was very strong on the fact that, I believe that's the reason the war started, because Biden went out and said that they could join NATO, and he shouldn't have said that. As soon as he said that, I said, you know what? You're going to have a war now, and I was right about that. This is a war that would have never happened if I were president. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये युद्ध कभी होता ही नहीं अगर मैं राष्ट्रपति होता। सीधे विशाल का रुख करेंगे। विशाल, मतलब कुल मिलाकर ये रूस यूक्रेन युद्ध और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार जो बाइडेन, यही लब्बो-लुबाब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का।
बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई मंच से ये कहते रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त राष्ट्रपति रहा होता तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। यानी जो बाइडेन प्रशासन पर वो लगातार निशाना साधते रहे और आज भी उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन पर एक बार फिर से निशाना साधा है और एक तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जो बाइडेन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, कल ही पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी जिसमें दोनों नेताओं ने मिलने पर सहमति जताई है और एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जल्द सऊदी अरब में मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहां पर यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध लगातार जारी है उन सब के बीच में रोमाना ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन फिलहाल ये चाह रहा है कि उसे पूरी तरीके से इस डील में शामिल किया जाए और इसके पीछे यूके भी यूक्रेन का साथ दे रहा है। लेकिन अभी इसका प्रारूप क्या होगा, क्या वो डील क्या बनेगी, सहमति की जिससे ये युद्ध रुके, इस पर तो आगे हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है पहले ये जो बयान दिया गया है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पर एक रिएक्शन जरा दीपक वोरा सर का हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस बयान के जरिए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर जो रशिया है उसका एक तरीके से पक्ष ले लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई कोई भी देश जो रूस की स्थिति में होगा वो यूक्रेन को ये इजाजत दे ही नहीं सकता कि वो नाटो में शामिल हो। दीपक जी, ये बहुत अहम चीज आपने कही है मैम, ब्रिलियंट एनालिसिस। क्या मुद्दा, बेसिक इशू क्या है? जब व्लादिमीर पुतिन ने अपना स्पेशल लिमिटेड ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था, और ये आपने उनके विदेश मंत्री जो पहले होते थे सर्गेई लावरोव, उन्होंने भी कहा था, दिल्ली में कहा था कि अमेरिकन राजदूत को जो मॉस्को में थे उनको बुलाया, क्रिस्टोफर बर्न जो बाद में CIA के डायरेक्टर बने, उनसे कहा था कि सुनिए मिस्टर एम्बेसडर, आप थोड़ी बहुत रूसी समझते हैं? वो बोले हाँ मैं समझता हूं। तो बोले कि यूक्रेन इनसाइड नेटो मिस्टर एम्बेसडर, नियत का मतलब होता है नहीं, नो, नियत। फिर भी वो नहीं माने। मैम, जो ये बाइडेन साहब जो थे, बुढ़े बुजुर्गवार, इनका ऑब्सेशन बन गया था, जुनून बन गया था कि हमें रूस को कमजोर करना है, भले ही यूक्रेन उसके अंदर बर्बाद हो जाए। ट्रंप का ज्यादा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। क्या मिल गया यूरोप को? सारा पैसा तो अमेरिका खर्च कर रहा था, यूरोपियन तो बड़ा शोर मचाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा था मैम कि यूक्रेन इज ऑन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस टुवर्ड्स मेंबरशिप, यानी अब जो जिस राह पे चल पड़े हैं वो वापस नहीं हो सकते। और आते ही डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेट, जिनको मैं जानता हूं, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में और ब्रसेल्स में उन्होंने क्या बोला है कि नेटो मेंबरशिप नो, भूल जाओ 100 साल के लिए। अब वो ज़ेलेंस्की साहब को इस बात की समझ आ रही है। कैसे होगी ये युद्ध विराम, कैसे होगा, इस पर आगे मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन पहले जरा जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन हम जगविंदर पटियाल का भी ले लेते हैं। जगविंदर, मतलब अब तस्वीर ये उभर रही है कि यहां पर जो सबसे बड़ा लूजर इस पूरी सिनेरियो में उभर रहा है वो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की। देखिए ना ना कहते हैं ना कि ना खुदाए मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जेलेंस्की को लग रहा था, उनको लग रहा होगा कि यार जब जो बाइडेन ने कहा तब युद्ध में हम चले गए, हमारी मदद करते रहे, अब वो कह रहे हैं कि हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। भैया हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, युद्ध हम लड़ रहे हैं। और क्या रूस वो सब प्रदेश छोड़ेगा? वो एग्रीमेंट कैसा बनेगा जो उन्होंने कब्जा कर लिया है? कई सारे जिले और कई सारे जो है वो उनके प्रांत जो है वो कब्जा कर लिए गए हैं, लुहांस्क वगैरह से आगे तक बढ़ गई हैं जो रूसी सेनाएं हैं, इतने लोग मारे गए। हालांकि ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि काम का युद्ध के क्षेत्र में जाने क्यों गंवानी है। मगर सवाल यह है कि जो बाइडेन ने यह फैसला कैसे ले लिया था, तो उन्होंने क्यों कह दिया कि हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे? तो कुल मिला के रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। अमेरिका में कोई आता है वो कहता है आप लड़िए, हम आपको मदद करेंगे। दूसरे आते हैं, कहता भैया क्यों लड़ रहे हो, हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने आदमी बर्बाद कर रहे हो। तो यही बात हो गई ना खुदाए मिलाना विसाले सनम। तो अब जेलेंस्की ये कह रहा है भैया पूछ तो लो, कम से कम हमें ये तो बता दो कि जो हमने गवाया उसकी भरपाई कैसे करोगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर लड़ाई शुरू कहां से हुई थी ये भी एक बार जल्दी से दर्शकों को याद दिला दें। इसी जिद से यूक्रेन की कि वो नाटो में शामिल होगा और वहां भरपूर समर्थन उसको अमेरिका और अन्य नाटो वाले देशों का मिल रहा था। हालांकि आज तक नाटो में यूक्रेन तो शामिल नहीं हो पाया और इसी के विरोध में रूस ने जो हमला यूक्रेन पर किया था अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि रूस की स्थिति में कोई भी देश होता तो वो नाटो में यूक्रेन के जाने का विरोध ही करता। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेहद शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा, ये अमेरिकी विजिट और अब वापस
भारत के लिए उड़ान भरने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई है और इसी को लेकर बड़ी खबर यह सामने आ रही है, खालिस्तान का मुद्दा। जी, खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई है। क्राइम सिंडिकेट को लेकर एक्शन उस पर लिया जाए, इस पर बात हुई है। नार्को टेररिस्ट, मानव तस्करों पर शिकंजा कसने को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर है। इस मुलाकात में कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो अछूता रह गया हो। और देखिए किस तरीके से बात जो है वो खालिस्तान के मुद्दे पर भी हुई है। क्राइम सिंडिकेट को किस तरीके से तोड़ा जाए, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, जो नार्को टेररिज्म है उसका खात्मा किस तरीके से किया जाए, और जो मानव तस्करी का पूरा एक सिंडिकेट है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। वो मानव तस्करी करने वाली जो पूरी परिस्थिति की तंत्र है उसको कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है दोनों नेताओं। तो वो मुलाकात जब हो रही थी और किस गर्मजोशी से हुई है, उसकी वो तस्वीरें जिसमें दोनों नेताओं की केमिस्ट्री नजर आ रही है, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और साथ ही आपको ये तस्वीर दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर चुके हैं। जिस वक्त वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं वापस भारत के लिए रवाना होने के लिए, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। और आइए, ये जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है ना, मोदी ट्रंप मुलाकात से जुड़ी हुई, जिसमें खालिस्तान से लेकर क्राइम सिंडिकेट पर एक्शन को लेकर, नार्को टेररिज्म की कमर तोड़ने को लेकर, मानव तस्करों पर शिकंजा कसने को लेकर चर्चा हुई है। इसी से जुड़ी और जानकारियों के लिए लेकर चलेंगे आपको अपने सहयोगी विशाल पांडे के पास। विशाल, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो अछूता रह गया हो, जिन मुद्दों से दोनों देशों के हित जुड़े हुए हों, और ऐसे में महत्वपूर्ण वो खालिस्तानी एंगल और साथ ही साथ नार्को टेररिज्म से लेकर वो मानव तस्करी वाला सिंडिकेट, वो भी तोड़ना क्यों जरूरी है, इस पर भी विस्तार से बात हुई है। विशाल, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये एक बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच खालिस्तान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। कैसे जो ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत विरोधी कदम लगातार विदेशी धरती का इस्तेमाल कर उठाते रहते हैं, उन पर कार्रवाई की बात की गई है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सहयोग करें और जो भी डिप्लोमेटिक सुरक्षा और सेफ्टी को खतरा है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर पकड़ना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। इस पर दोनों नेताओं ने बातचीत की। यानी साफ तौर पर जिस तरह से भारत विरोधी एजेंडा कुछ तत्व अमेरिका की धरती का इस्तेमाल कर चलाते हैं, उनके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की मांग यहां पर रखी है और साफ तौर से यह कहा है कि दोनों ही देशों को ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यानी जो खालिस्तान लगातार यहां पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी कदम उठाते रहते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उन पर कार्रवाई की बात यहां पर कही गई है। और इसके अलावा रोमाना एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें आतंकवाद के खिलाफ दोनों नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया है और उसमें यह कहा है कि 26/11 हमले के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पाकिस्तान का भी इसमें नाम लिखा गया है और कहा है, पाकिस्तान से यह अपेक्षा की गई और यह कहा गया है कि 26/11 हमले के जो भी दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इसके अलावा जो पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड रहे हैं या जो आरोपी रहे हैं, जो दोषी रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात यहां पर कही गई है। तो आतंकवाद के खिलाफ दोनों नेताओं ने बड़ा यहां पर बयान जारी किया है। खासतौर पर पाकिस्तान निशाने पर रहा है, पाकिस्तान का नाम इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है जो भारत और अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। तो साफ तौर से आतंकवाद को पालने पोषने वाले पाकिस्तान पर भारत और अमेरिका दोनों हमलावर है और सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया है कि आतंकवाद को पालना पोषना पाकिस्तान बंद करे। 26/11 हमले के जो दोषी हैं, पठानकोट हमले के जो दोषी हैं, उन पर पाकिस्तान कार्रवाई करे। ये बड़ी खबर है जो इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल पांडे दे रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। जगविंदर पटियाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, जॉइंट स्टेटमेंट और उसमें बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया है। बात न सिर्फ वो चरमपंथी आतंकवाद जो सरहद पार से आता है, इस्लामिक टेररिज्म जिसको कहा जाता है, बल्कि जो खालिस्तानी आतंकवाद है उसके खतरे को लेकर भी यहां पर विस्तार से बात हुई है। जगविंदर, देखिए, जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर, अगर इन
दोनों पर सीधा टारगेट किया गया। इसका मतलब ये, अगर पाकिस्तान का जिक्र है, सजा दिलाने की बात है और बात की गई है, अगर मुंबई अटैक की बात की गई है, पठानकोट एयरबेस अटैक की बात की गई होगी, पुलवामा अटैक की, क्योंकि इन सभी के पीछे हाथ किसका था? मौलाना मसूद अजहर था। और उसी के भेजे हुए आदमियों ने इन घटनाओं को, उसी के भेजे हुए फिदायीन ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। और इसको छोड़ा कब गया था? IC 814 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक हुआ था, 3 आतंकवादी छोड़े गए, उसमें मौलाना मसूद अजहर था। तो सीधी सी एक बात है कि भारत ने मौलाना को टारगेट किया है और उसमें अमेरिका साथ दे रहा है। और पाकिस्तान में बैठा हुआ सबसे बड़ा आतंकी है, जिसने IC 814 की हाईजैकिंग के बाद, खुद रिहा होने के बाद जैश ए मोहम्मद बनाया। और जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर से लेकर मुंबई तक क्या कुछ किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और तहव्वुर राणा उन्हीं के नेटवर्क का एक हिस्सा था। अगर हम बात करें तो 9/11 का जो अटैक था, उसमें फंडिंग का काम किसने करवाया था? उसका फंडिंग का काम इन सब लोगों ने मिलकर करवाया था। और जो अता मोहम्मद था, उसको पैसा कहां से गया था? उसको पैसा गया था IC 814 के इसी दूसरे साथी से, जिसे भारत से छुड़वाया गया था, उन 189 लोगों के बदले जिन लोगों को हाईजैक करके कंधार ले जाई गई थी IC 814। तो मुझे यह लगता है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जिक्र आना मतलब मौलाना के लिए भी ये खतरे की घंटी है और उसके नेटवर्क के लिए भी ये खतरे की घंटी है, और मुझे जैसे तो लगता है मोहम्मद के लिए भी ये खतरे की घंटी कह है। रहे थे कि जब ये मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, तो वो जो एक पूरा ग्लोबल ऑर्डर है और उसमें वो जो एक शिफ्ट है, वो यहां पर सामने निकल कर आएगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान अनिल त्रिगुड़ाया जी, पूर्व राजदूत हैं, वो भी इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। लेकिन पहले जरा जल्दी से दीपक वोरा सर का रुख कर लेते हैं हम। दीपक वोरा सर, ये जो बड़ी खबर अभी अभी विशाल पांडे ने हमें दी है कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में बाकायदा अगर आप किसी देश का नाम लिख रहे हैं, आप पाकिस्तान का नाम लिखते हैं, आप उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, तो मतलब अमेरिका ने यहां पर अपनी साइड चुन ली है। दीपक वोरा जी। दीपक वोरा सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे पता चला है कि कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। यही सवाल अगर आप मुझे सुन पाए अनिल सर, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, जहां तक बात है टेररिज्म की, तो आपको पता होगा कि पिछले 3-4 साल में हमने ये नोटिस किया है और ऐसा लगने लगा था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो टेररिज्म के जो सेपरेटिस्ट हैं, खालिस्तानी, इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो जो एक संगत पाकिस्तान की है उसमें पढ़ने की कोशिश हो रही थी, चाहे वो निज़र का केस हो, पन्नू का केस हो। ये हमने देखा है कि दोनों जगह ये एक तरह की बात थी। उस बात को आज जो साझा बयान में और दोनों नेताओं के बीच बात हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी की जो है तुलसी गबार्ड जी से बात हुई, उसके बाद में इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ बात हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खुद बात हुई, तो उससे ये साफ पता लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों ही टेररिज्म के खिलाफ हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक फाउंटेन ऑफ टेररिज्म है और किस तरह उसको कंट्रोल करना है। तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक अच्छी बड़ी उपलब्धि है। और ये सही बात है, जब इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी नहीं होगी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी नहीं होगी, तब तक इसका ये जो सबसे बड़ी समस्या दुनिया के सामने है उसका निदान नहीं हो सकता है। तो मैं इस बात को कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा रहा। दूसरा चीज़, 26/11 का जो राणा है उसको वापस भेजा जा रहा है, उसका एक्सट्रेडिशन है। उन्होंने ये भी कहा कि और भी जो रिक्वेस्ट पड़ी हैं इंडिया से एक्सट्रेडिशन की, उनको भी एक्सपीडाइट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, एक टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरे, बायलैटरल रिलेशनशिप तो आप देख ही रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो केमिस्ट्री है और उसके अलावा भारत की जो इम्पोर्टेंस है। और मैं तो कहूँगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है, और वो ये है कि जब उन्होंने मागा और मीगा को मिलाकर के मेगा बना दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल कन्वर्जेंसेस किस तरह, विन विन सिचुएशन किस तरह हो सकती है, उसका उन्होंने एक आगाज किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये मागा और मीगा को मिलाकर जो मेगा बना है वो अपने आप में एक गेम चेंजर और मास्टर स्ट्रोक, अगर मैं आप ही के शब्द का इस्तेमाल करूं। लेकिन एक जल्दी से रिएक्शन अब दीपक वोरा सर का लेते हैं हम, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में बाकायदा पाकिस्तान का नाम, कुल मिलाकर यहां पर नाम पाकिस्तान का, लेकिन ये संदेश जो है वो चीन तक जा रहा है। मैं सही कह रही हूं सर? ये आपने बिल्कुल सही कहा है, ये आतंकी देशों पे सबके लिए जा रहा है, खासतौर पाकिस्तान में जा रहा है, चीन को जा रहा है। मैडम, एक चीज आपको बता देता हूं, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बने हैं उनके स्टेट डिपार्टमेंट के, उनका नाम है पॉल कपूर।
उनको अभी कंफर्मेशन की जाएगी। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं और तीनों में कहा है कि पाकिस्तान ने सारी गलत चॉइसेस की हैं, इसीलिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनके भाषण सुने, मिना हुआ हूं, ये नहीं कह सकता मेरे मित्र पहले पॉलिसी प्लानिंग में थे, तो अब वो इंचार्ज होंगे हमारे एरिया के, और वो डोनाल्ड लू फू मू जो भी था उसको बाहर निकाल दिया है, जिन्होंने भारत के अगेंस्ट साजिश करने की कोशिश की थी, जिन्होंने शेख हसीना को भी बांग्लादेश से बाहर निकाला था। तो ट्रंप ने तो बिल्कुल काया पलट कर दी है अमेरिका की विदेश नीति की। वो जानते हैं कि हमें हर जगह दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम दुनिया के पहरेदार हैं, ना वहां के पुलिसमैन हैं, हम क्यों पैसा खर्च करते हैं, पहले हमें अपने देश में जो कमजोरियां आ गई थी, आर्थिक जो दिक्कत आ रही थी, उसको और मजबूत करना है। अमेरिका के पैसे बचाने हैं और अपने लिए उनको खर्च करना है। हमें और ये जो एक तरीके से नया वैश्विक सिस्टम उभर रहा है, इसमें किस तरीके से अमेरिका के लिए भारत जरूरी, वो भी यहां पर साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का सिरमौर, दोनों देश जो हैं वो इस बात पर अपनी सहमति ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए कहीं ना कहीं जताते हुए नजर आ गए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मुलाकात हुई है, उसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, उसको लेकर प्रतिबद्धता और साथ ही साथ कारोबार, अरबों डॉलर के जरिए रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर, उस पर भी तो बात हुई है ना। दोनों देशों के बीच बड़ी रक्षा डील को लेकर चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान किया। क्वाड को और मजबूत बनाने की बात भी कही गई है, सुनिए। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. सीधे रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल वॉशिंगटन से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जगविंदर, ये जो F-35 को लेकर एक बड़ी डील हुई है, ये भी एक बेहद सकारात्मक कदम दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, देखिए, अगर भारत ने हाल ही में देखें आप तो 114 जो फाइटर जेट लेने हैं उसका उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया था, और अमेरिका चाहता है, जिस तरह से दीपक बोरा साहब कह रहे थे कि बेंगलोर में हर अपना अपना जो है वो जहाज बेचने के लिए पहुंचा हुआ था, तो ये उसी की श्रेणी में एक कदम आगे बढ़ा है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले थे और इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति भी बनने वाली थी अगले 10 साल में रक्षा सौदों को लेकर, और क्या क्या चीजें तय करनी है, ये भी बताया है प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने खुद ये कहा कि इसमें सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रहेगा, उसके मेंटेनेंस से लेकर पार्ट से लेकर और बाकी जो तमाम भाव जुड़े होते हैं उस डील के, उन सब चीजों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तो 2035 तक जो है वो इन सब चीजों को तय करने के लिए भारत और अमेरिका साझा तौर पर काम करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि रूस पर भारत की बहुत ज्यादा निर्भरता थी, तो अब अमेरिका के जिस तरह से अत्याधुनिक विमान हो, चाहे बाकी ड्रोन हो या फिर बाकी रक्षा सौदों की डील के तहत जो भी उपकरण आएंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अमेरिका को क्या है, अमेरिका को अपने हथियार तो बेचने हैं, वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जहां भी अनरेस्ट होता था वहां बहुत बेच लिए, लेकिन उस तरीके की बजाय अब वो उन देशों को जो बड़े उभरते हुए बड़े देश बन रहे हैं, विकसित देश हैं, जो उन देशों को अपने हथियारों के सौदों में रोप इन किया जाए, ताकि उससे अमेरिका की इकोनॉमी जस की तस बनी रहे। और जगह जगह इधर उधर जैसे होता है ना कि फालतू के पंगे में पैर फंसा के अमेरिका पैसा बनाने की कोशिश करता है, उससे ट्रंप बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। जरा दोनों खास मेहमानों से भी इस पर एक एक रिएक्शन लेंगे। अनिल सर, पहले आपके पास आ रही हूं। कुल मिलाकर वो जो दोनों नेताओं के शब्दों में ही अगर एक दूसरे को परखा जाए तो एक तरफ सबसे बड़ा डील मेकर है, दूसरी तरफ टफ नेगोशिएटर है, और जब दो ऐसे ताकतवर नेता आमने सामने बैठते हैं तो फिर वो F-35 जैसी डील वो अगर स्वरूप लेकर सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक वाला जो रिश्ता है वो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देता है। देखिए, डिप्लोमेसी जो है बेसिकली रेसिप्रोसिटी का दूसरा नाम है। तो अब अगर दोनों देश के नेताओं के बीच में ये बात होती है तो फ्री फ्रैंक डिस्कशन कर सकते हैं। जब इससे विजिट से पहले हमने बार बार देखा कि बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरा मानना थ्रू आउट यही था
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो एक पर्सनल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, एक फॉन्डनेस है, उसका बड़ा असर होता है। उसमें जिस तरह की आपकी बातें, आप कुछ भी बात कह सकते हैं और उसको कर सकते हैं, साथ साथ आगे ले आ सकते हैं। फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन। हमको मालूम है कि ट्रंप साहब की टैरिफ उनका सबसे बड़ा एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसका वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो भारत ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया उसके ऊपर में, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से जो डिफेंस की बात कही, तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उनका। और दूसरा है टेक्नोलॉजी। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, जब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो जो बेस्ट हम खरीद सकते हैं मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के साथ में विद बेटर कंडीशंस, वही लेंगे। तो अमेरिका उस बात को समझता है अच्छी तरह। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है क्लियरली कि जैसे हमें आपकी बातों से, जैसे नेशन फर्स्ट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, और उसी को उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि इसीलिए हम भी जो है अपने विकसित भारत को बनाने के लिए, मेरे लिए भी मेरा देश सबसे सर्वोपरि है। तो ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं और उसको वो समझते हैं अमेरिकन। बिल्कुल सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी मुलाकात जिसमें राष्ट्रहित की हुई है जमकर बात, और ऐसे में मागा का जवाब बीगा से देकर मेगा कितना जरूरी, मेक ईच अदर ग्रेट अगेन, इसी साझेदारी के साथ एक दूसरे को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाना है, यही लब्बो लुबाब दुनिया की इस सबसे बड़ी मुलाकात से सामने निकल कर आ रहा है।